डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले दो प्रीवियस वीडियोस अपलोड की है जिसमें मैंने कॉमर्स जो भी महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन हुआ था जून 2025 की अटेम्प्ट थी, जो अभी हमारे रिसेंटली संडे को पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और इस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड किए जिसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस और मतलब यूनिट 1 इन्वायरमेंट वाला और इंटरनेशनल बिजनेस वाला और बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज कंटिन्यूशन में मैं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़ लेते क्वेश्चन में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू, अब उन्होंने पूछा, ये किसने डेफिनेशन बोली, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द डेटा ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। यहाँ पर अमेरिकन अकाउंटिंग सोसाइटी लिखा है, तो मेरे ख्याल में इसका होना चाहिए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन या सोसाइटी, जो भी दिया तो यही करेक्ट आंसर बनना चाहिए। मैं हमेशा कह रही हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है जो मैं आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ वो राइट हो गए, बट बेस्ट टू द माई एबिलिटी मैं आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि हमेशा नेटो सेट में कैसे रहता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स जो वो डिक्लेयर करते हैं वही राइट रहते हैं, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर बनना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पर कि ये किसने बोला गया, तो ऑप्शंस दिए थे और उसमें से करेक्ट आंसर बनता है द अमेरिकन अकाउंटिंग सोसाइटी एसोसिएशन। ठीक है, तो 17 का आंसर बनना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 डील्स विद अर्निंग पर शेयर, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बोरिंग कॉस्ट, इंटेंजिबल एसेट्स। अब आप जब सिलेबस देखोगे इस यूनिट का तो आपको पता लग जाएगा कि हर बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ये डील करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स और गाइडलाइंस दी जाती है रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स पर, मेजरमेंट एट एडिशनल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट, फिर एमोर्टाइजेशन जिसको सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ बोला जाता है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप बार बार रिपीट करते हैं। आपको पता होना चाहिए IFRS है कुछ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इसका रेलेवेंट कुछ और है, तो वो भी आप जरूर पढ़ के चाहिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद आ गया तो बहुत ही अच्छा है। विच रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय एन ऑडिटर इफ ही इज डिससेटिस्फाइड ड्यूरिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट रहती है ऑडिटर जो देता है जब वो हमारे यहाँ पर वेरिफिकेशन करने आते हैं। तो एक, क्या वो क्लीन रिपोर्ट होती है, क्या वो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, क्या वो मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, क्या वो कॉस्ट रिपोर्ट होती है। तो विच रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय एन ऑडिटर इफ इज डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैं बोलती हूँ अकाउंटेंसी जिनको यूनिट डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऑडिटिंग आपको पसंद है एटलीस्ट वो क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से, तो अगर 5 कैलकुलेशन वाले थे या फॉर्मूला बेस्ड थे या थियोरी बेस्ड थे जो मुझे नहीं आते, एटलीस्ट अगर आपको कुछ ऑडिटिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे तो जिनको थियोरी पसंद है, थियोरी लर्न हो जाती है एक बार, तो वो ये ऑडिटिंग को छोड़ के नहीं जाए, हर बार ऑडिटिंग पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब पहले थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन क्या रहती है। जब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है या रिपोर्ट देता है कब देता है वो जब कभी वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती है और लिमिटेशंस होती है ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट और बाकी सब चीजें ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो कुछ चीजों पर लिमिटेशन है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन आपको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें मिसस्टेटेड या मिसलीडिंग बताई जाती है, तो वो एडवर्स ओपिनियन है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है जब ऑडिटर को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और वो ओपिनियन नहीं बना सकता तो उसको बोलता है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा सा इसको गूगल सर्च भी करके पढ़ लिए थे तो आपको आंसर सही बन जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आप पढ़ के जाइए तो आंसर हमारा रॉन्ग नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलूं, हमारे पास 4 टाइप्स की रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, ऑडिटर्स अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करके जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। ठीक है, इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लोज, ये सब चीजें हमको पता लग जाती है। ठीक है, तो एक होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक होती है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है एडवर्स और एक होता है डिस्क्लेमर जो मैंने आपको बताया। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जहां पर ऑडिटर्स एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन, जहां पर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती है और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डेंस मतलब
prepared in accordance with the applicable accounting standards. तो यहाँ पर सब कुछ ठीक होता है तो उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, ये ज्यादातर रिपोर्ट इशू की जाती है ऑडिटर्स की, और क्योंकि इससे समझ आता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम और ऐसा ही होना चाहिए बिजनेस में. फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट रहती है जहां पर ऑडिटर्स एक क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. ठीक है, और इसमें पता लगता है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मिसस्टेटमेंट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव. इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. तो होल को अफेक्ट नहीं करता है. ऑडिटर्स एक्सप्रेस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, बट द प्रॉब्लम इज नॉट टू सीरियस. ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑडिटर्स इशू कर देते, कहते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरे से अफेक्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर वो सीरियस कंसर्न है. ओके, तो एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स अपना एक्सप्रेस ओपिनियन करते हैं और वो बताते हैं कि उसमें सीरियस प्रॉब्लम है, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते. और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मैंने आपको क्या बताया, कि ऑडिटर्स अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि ऑडिटर्स को लगता है कि उनके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं था, तो वो क्या ही बोल के जाए ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों है. तो अगर मैं यहाँ का करेक्ट आंसर ढूंढूं तो आपको पता हो जाना चाहिए अब तक करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए. तो वहां पर वो लोग क्या बता रहे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हमारा इजी हो जाएगा. तो विच रिपोर्ट विल बी सबमिट इफ इज डिससेटिस्फाइड. तो क्लीन रिपोर्ट तो नहीं होगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट रिपोर्ट और कॉस्ट रिपोर्ट यहाँ से रेलिवेंट ही नहीं है. तो बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय इंप्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम. ठीक है, अभी आपको पता चाहिए जस्ट इन टाइम टेक्निक क्या है, और अगर आपको इसका मतलब भी पता तो आपका आंसर बन जाएगा. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जस्ट इन टाइम टेक्निक क्या होती है और इससे कौन से किस बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है. तो अगर मैं बात करूं तो ये अफेक्ट करेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जस्ट इन टाइम, जैसे नाम से समझ आ रहा है, इट एम्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, बाय रिसीविंग गुड्स ओनली एज दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर बाय मिनिमाइजिंग. हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स को मिनिमाइज कर दे. ठीक है, जब जरूरत पड़े तभी यूज करें. तो ये सबसे ज्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकता है, इन्वेंट्री रिलेटेड, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम कोशिश करते हैं स्टॉक लेवल्स को रिड्यूस करने की, ताकि स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाए. सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वहां पर हम चाहते हैं कि टाइट कोऑर्डिनेशन रहे विद सप्लायर्स. प्रोडक्शन एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वहां पर हम कोशिश करते हैं रिड्यूसेस वेस्ट हो जाए बट वर्क फ्लो इंप्रूव हो जाए. और कॉस्ट कंट्रोल हम कोशिश करते हैं कि लोअर होल्डिंग कॉस्ट हो, लेस कैपिटल टाइप टू एंड इन्वेंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर तो यहाँ से बनना चाहिए. देखिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं बन सकता, सेल्स नहीं, इन्वेंट्री बन सकता है, टोटल मेंटेन, क्योंकि जस्ट इन टाइम किसको अफेक्ट कर रहा है, इन्वेंट्री को. ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस. पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, नेट एग्जामिनेशन. अगर आपने नेट का एग्जाम नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, आज से ही हम फिर से अगले साल के नेट या दिसंबर अटेम्प्ट या अगले साल के सेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी फर्स्ट वीडियोस जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि नेट सेट क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, या आप कितने मार्क्स लाने चाहिए, कौन सी मटेरियल बुक्स मटेरियल यूज करना चाहिए, स्टडी मटेरियल, या फिर नेट सेट क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में बताया है. तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं. कॉमर्स की प्लेलिस्ट में मैंने कॉमर्स की वीडियोस अपलोड की है, और पेपर वन की प्लेलिस्ट में मैंने पेपर वन की वीडियोस अपलोड की है, और कुछ वीडियोस में मैंने एक रिवीजन भी कराया, लास्ट मिनट रिवीजन. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑल क्वालिफाई. और जैसे आप क्वालिफाई हो जाए मुझसे भी अपनी खुशी को जरूर शेयर कीजिए.